हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम यूनिट 10 तक कवर कर चुके हैं। इसके आगे का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूनिट 11, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की हाल की घटनाएं। इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द chairmanship or Sukhmoy Chakrabarti in 1984 to review the Indian monetary system. Later, Narayan Vigul Working Group and Narasimhan Committee was also set up. As per the recommendation of these study groups and with the financial sector reforms initiated in the early 90s, the government has adopted following major reforms in the Indian money market. भारत सरकार ने 1984 में भारतीय मुद्रा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। बाद में नारायण बाघुल कार्य समूह और नरसिम्हन समिति की स्थापना भी की गई। इन अध्ययन समूहों की सिफारिशों के अनुसार और 1990 के दशक की शुरुआत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के साथ सरकार ने भारतीय मुद्रा बाजार में कई सारे रिफॉर्म्स किए। ये कौन कौन से हैं? डीरेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में छूट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीसीआईएल की स्थापना, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। न्यू मार्केट इंस्ट्रूमेंट का विकास क्या है? द गवर्नमेंट हैज consistently tried to introduce new short-term investment instruments. Example: treasury bills of various duration, commercial papers, certificates of deposits, MMFs, etc. have been introduced in the Indian money market. सरकार ने नए अल्पकालिक निवेश उपकरणों को पेश करने की लगातार कोशिश की। परीक्षा जैसे कि आपके भारतीय मुद्रा बाजार में विभिन्न अवधि, वाणिज्यिक पत्रों, जमाकर्ताओं के प्रमाण पत्र, MMFs आदि के ट्रेजरी बिल पेश किए गए। दोस्तों, कॉमर्शियल पेपर वाणिज्यिक पत्र क्या है? यह वचन पत्र के रूप में जारी एक अप्रतिभूत मुद्रा बाजार लिखित वाणिज्यिक पत्र CP यानी कॉमर्शियल पेपर की भारत में शुरुआत 1990 में अत्यधिक रेटिंग वाले कॉरपोरेट उधारकर्ताओं को उनके अल्पकालिक उधारों के स्रोतों को विविधीकृत करने में समर्थ बनाने तथा निवेशकों को एक अतिरिक्त लिखत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। और जमा प्रमाण पत्र आपका यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मुद्रा बाजार लिखतों की विस्तार सीमा को और अधिक व्यापक बनाने तथा निवेशकों को उनकी अल्पकालिक अधिशेष निधियों को अभिनियोजित करने में अधिकाधिक लोच प्रदान करने के उद्देश्य से जमा प्रमाण पत्रों CDS की शुरुआत भारत में 1989 में की गई। कॉमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड money market instrument issued in the form of promissory note. It enables highly rated corporate borrowers to diversify their sources of short-term borrowings and to provide an additional instruments to investors. कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसे प्रोमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है। यह अत्यधिक रेटेड कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को अल्पकालिक उधार के अपने स्रोतों में विविधता लाने और निवेशकों को एक अतिरिक्त साधन प्रदान करने में सक्षम बनाता है। और अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म और अ विजेंस प्रोमिसरी नोट फॉर फंड्स डिपॉजिट एट ए बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जमा का प्रमाण पत्र एक परक्राम्य मुद्रा बाजार साधन है जो एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्थान में जमा किए गए धन के लिए डीमेटेरियलाइज्ड में या यूजेंस प्रोमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है। मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज 8 days विद इफेक्ट फ्रॉम 29 अप्रैल 2005। CD यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 8 दिन की है जो 29 अप्रैल 2005 से प्रभावी है। द रिजर्व बैंक हैज टेकन मैनी इनिशिएटिव्स टुवार्ड्स इंट्रोड्यूसिंग एंड अपग्रेडिंग सेफ एंड एफिशिएंट मोड्स ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। भारतीय रिजर्व बैंक सुरक्षित और कुशल तरीके उत्पन्न करने की दिशा में कई पहल की हैं
भुगतान प्रणाली में देश को की आवश्यकताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए। सिंस पेपर बेस्ड पेमेंट occupy an important place in the country, Reserve Bank has introduced magnetic in character recognition (MICR) technology for speeding up and bringing in efficient in process of checks। क्योंकि कागज आधारित भुगतान देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए रिजर्व बैंक ने चेक के प्रसंस्करण में दक्षता लाने के लिए चुंबकीय इंक करेक्टर (MICR) तकनीक की शुरुआत की। लेटर अ सेपरेट हाई वैल्यू क्लियरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर क्लियरिंग चेक ऑफ वैल्यू रुपीज 1 लाख एंड अबव। दिस क्लियरिंग वाज अवेलेबल एट सेलेक्ट लार्ज सेंटर इन द कंट्री सिंस डिसकंटिन्यूड। बाद में 1 लाख रुपए और उससे अधिक मूल्य के चेक क्लियरिंग के लिए एक अलग उच्च मूल्य समाशोधन शुरुआत किया गया था। यह समाशोधन देश के चुनिंदा बड़े केंद्रों में उपलब्ध था। Recent developments in paper-based instruments include launch of speed clearing for local clearance of out-station checks, drawn on banking enabled branches of banks, introduction of check truncation system to restrict physical movement of checks and enable use to image for payment processing, framing CTS 2010 standard for enhancing the सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ चेक फॉर्म्स एंड द लाइक। कागज आधारित उपकरणों में हाल के घटनाक्रमों में स्पीड क्लियरिंग, बैंक की कोर बैंकिंग सक्षम शाखाओं पर निकालने गए बाहरी चेक में स्थानीय परिवर्तन के लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम की शुरुआत की गई। इसके भौतिक संचालन को प्रतिबंधित करने और छवियों के उपयोग को सक्षम करने के लिए शामिल है। भुगतान प्रसंस्करण CTS 2010 मानक तैयार करना चेक प्रपत्रों पर सुरक्षा सुविधा को बढ़ाने के लिए और पसंद है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। द कंटिन्यूड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ चेक्स एडेड प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग सेटअप, दस नेसेसिटेटिंग फॉलोइंग कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव सिस्टम्स। चेक की मात्रा में निरंतर वृद्धि ने मौजूदा सेटअप पर दबाव डाला, इस प्रकार लागत प्रभावी वैकल्पिक प्रणालियों का पालन करना आवश्यक है। कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ECS क्रेडिट। दूसरा रीजनल ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अदर पेमेंट सिस्टम कौन कौन सी हैं? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट डेट फैसिलिटेड purchase of goods and services against a value stored on these instruments. The value stored on such instruments represents the value paid for by the holders by cash, by debit to a bank account or by credit card. The prepaid payment instruments can be issued in the form of smart cards, magnetic strip cards, internet accounts, internet wallets, mobile accounts, mobile wallets और पेपर वाउचर एटसेट्रा। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट भुगतान उपकरण हैं जो इन उपकरणों का संग्रहित मूल्य के खिलाफ सामान और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। इस तरह के उपकरणों पर संग्रहित मूल्य नकद द्वारा धारकों के लिए भुगतान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। बैंक खाते में डेबिट या क्रेडिट कार्ड द्वारा प्रीपेड भुगतान साधन स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, इंटरनेट अकाउंट, इंटरनेट वॉलेट, मोबाइल अकाउंट, मोबाइल वॉलेट, पेपर वाउचर आदि के रूप में जारी किए जा सकते हैं। द यूज ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन परमिटेड एक्सेप्ट फॉर द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अप्रूव्ड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा के तहत अनुमोदित भुगतान उपकरणों को छोड़कर सीमा पार लेन देन के लिए प्रीपेड भुगतान उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है। रिजर्व बैंक brought out a set of operating guidelines on mobile banking for banks in October 2008, according to which only banks which are licensed and supervised in India and have a physical presence in India are permitted to offer mobile banking after obtaining necessary permission from Reserve Bank। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2008 में बैंकों के लिए मोबाइल बैंकिंग पर परिचालन दिशा निर्देशों का एक सेट निकाला, जिसके अनुसार भारत में केवल उन्हीं बैंकों को लाइसेंस और पर्यवेक्षण दिया जाता है और भारत में भौतिक रूप से उपस्थिति आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद मोबाइल बैंकिंग की पेशकश करने की अनुमति दी जाती है। किसके द्वारा?
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। रिजर्व बैंक हैज मैंडेट recreating of full failed transaction within 7 working day and mandate compensation for delay beyond the stipulated period। रिजर्व बैंक ने 7 कार्य दिवस के भीतर विफल लेन देन को फिर से जमा करने और निर्धारित अवधि से अधिक देरी के लिए अनिवार्य मुआवजे को अनिवार्य किया है। फर्दर टू रिड्यूस द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट कार्ड्स ओवर इंटरनेट ऑब्लिक IVR टेक्निकली referred to as card not present CNP transaction, Reserve Bank mandate that all CNP transactions should be additionally authenticated based on information not available on the card, and an online alert should be sent to the card holders for such transaction। इसके अलावा इंटरनेट IVR पर क्रेडिट डेबिट कार्ड के उपयोग से उत्पन्न होने वाली जोखिम को कम करने के लिए तकनीकी रूप से कार्ड के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। CNP लेन देन रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी CNP लेन देन को जानकारी के आधार पर अतिरिक्त रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए, कार्य पर उपलब्ध नहीं है, और इस तरह के लेन देन के लिए कार्ड धारकों को एक ऑनलाइन अलर्ट भेजा जाना चाहिए। नेशनल पेमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम। द रिजर्व बैंक encourage the setting up of National Payment Corporation of India NPCI to act as an umbrella organization for operating various retail payment system RPS in India। NPCI became functional in early 2009। NPCI has taken over National Financial Switch NFS from Institute for Development and Research in Banking Technology IDRBT। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों RPS संचालन के लिए छाता संगठन अथवा अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के रूप में कार्य करने के लिए भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की स्थापना को प्रोत्साहित किया। NPCI 2009 की शुरुआत में क्रियाशील हो गई है और NPCI ने इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT से नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS को संभाल लिया है। ओवरसाइट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इज ए central bank function whereby the objective of safety and efficiency are promoted by monitoring existing and planned systems, assessing them against these objectives, and where necessary, inducing change by overseeing payment and settlement systems। Central banks help to maintain systematic stability and reduce systematic risk as to maintain public confidence in payment and settlement system। भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी एक केंद्रीय बैंक कार्य है जिसके तहत मौजूदा और नियोजित प्रणालियों की निगरानी करके इन उद्देश्यों के खिलाफ उनका आकलन करने और जहां मैदान आवश्यक हो परिवर्तन को प्रेरित करके सुरक्षा और दक्षता के उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जाता है। भुगतान और निपटान प्रणालियों की देखरेख करके केंद्रीय बैंक प्रणालीगत स्थिरता को बनाए रखने और प्रणालीगत जोखिम को कम करने और भुगतान और निपटान प्रणालियों में जनता के लिए विश्वास को बनाए रखने में मदद करते हैं। मॉड्यूल बी, फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के कार्य। यूनिट 12, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, बैंक ग्राहक संबंध। तो कौन कौन से रिलेशनशिप्स रहते हैं बैंकर और कस्टमर के बीच। डिपॉजिट इन द बैंक, यानी कि जब आप अपने बैंक खाते में पैसे जमा करते हैं तब बैंक आपका देनदार हो जाता है और कस्टमर लेनदार हो जाता है। कस्टमर अपने खाते में पैसे जमा कर रहा है तो यानी कि जब भी कस्टमर को ज़रूरत होगी तो वो बैंक को उसको देना पड़ेगा। तो इस स्थिति में बैंक क्या है, देनदार हो गया, उसका डेटर हो गया, और कस्टमर क्रेडिटर यानी कि लेनदार हो गया। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से जब ऋण लेते हैं यानी कि जैसे आपने कार लोन, हाउसिंग लोन या पर्सनल लोन कुछ भी लिया तो उस स्थिति में आपने कस्टमर ने बैंक से पैसा लिया है तो कस्टमर हो गया देनदार, यानी कि लोन के पैसे कस्टमर को देने तो होंगे, तो कस्टमर हो गया देनदार और बैंक हो गया लेनदार, यानी बैंक उससे पैसे लेगा। डेबिट बैलेंस इन अकाउंट, यानी कि आपके जैसे हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इनमें क्या है, पैसा आपके लोन खाते से डेबिट होकर के सेविंग खाते में जाता है, यानी उस पैसे को आप यूज कर रहे हो तो वो पैसा आपको ब्याज सहित लौटाना है। तो
ग्राहक आपका देनदार, बैंक लेनदार। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट यानी सुरक्षित जमा तिजोरी, यानी कि आपका लॉकर। तो लॉकर के मामले में क्या हो जाएगा, लेसर और लेसी, यानी कि लेसर यानी कि पट्टाकर्ता और लेसी यानी कि पट्टेदार। अब पट्टाकर्ता यानी कि जो लॉकर रहता है वो बैंक की संपत्ति है, वो सिर्फ आपको इसको यूज करने के लिए दे रहा है किराए पे। तो बैंक ने उस पर पट्टा किया है, यानी कि उस पर हक है बैंक का, यानी बैंक का पट्टा है, यानी कि बैंक का हक है। तो वो हो गया आपका लेसर। और लेसी यानी कि आप पट्टेदार, यानी कि थोड़े समय के लिए आप पट्टा ले रहे हो, या लाइसेंसर या लाइसेंसी भी कहते हैं। सेफ कस्टडी, सुरक्षित अभिरक्षा, जैसे कि बॉन्ड सिक्योरिटी, तो इस तरह की आपकी रखी जाती हैं। तो बेली बेलर, यानी कि बैंक आपका क्या है, अमानतदार हो गया, और कस्टमर हो जाएगा अमानत करता। यानी कि बॉन्ड और सिक्योरिटी जब कस्टमर ने बैंक से परचेज किए तो है तो वो कस्टमर के, तो करता यानी कि करने वाला, यानी कि बेलर कस्टमर की अमानत है, यानी कि उसने अमानत है वो उसकी कस्टमर, तो वो अमानत करता हो गया। और चूंकि बैंक के पास रखे हुए हैं उसके, तो वो अमानतदार हो गया, यानी कि अमानतदार यानी इसको देना है अमानत उसकी, तो अमानतदार हो गया। या इसको बेली को आप निक्षेप ग्रहीता भी कहते हैं। निक्षेप ग्रहीता यानी कि वो निक्षेप यानी कि उसने अमानत उसकी ली है, रखने के लिए ली है। और निक्षेपक यानी कि कस्टमर की ये अमानत है, अमानत करता निक्षेपक। इशू ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट इशू करने में अर्थात ड्राफ्ट की खरीद में। तो ड्राफ्ट की खरीद में क्या है, डेटर और क्रेडिटर, यानी ड्राफ्ट यानी कि कस्टमर ने उसको ड्राफ्ट को खरीद लिया है, तो बैंक क्या है, देनदार हो जाएगा उसका डेटर, और कस्टमर लेनदार हो जाएगा। पेई ऑफ ड्राफ्ट, अब इसके विपरीत जब देखा जाए, ड्राफ्ट के भुगतान करने में बैंक आपका ट्रस्टी यानी कि न्यासी के रूप में काम करेगा, और कस्टमर आपका बेनिफिशियरी, यानी कि वो लाभ पाने वाला है, लाभ भोगी है वो, यानी कि वो आपका बेनिफिशियरी है, लाभ भोगी, लाभ भोगने वाला, लाभ भोगी। कलेक्शन ऑफ चेक एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ चेक, के कलेक्शन में क्या है, चेक है तो कस्टमर का, यानी कि वो प्रधान हो गया, चेक के मामले में कस्टमर प्रधान है, प्रिंसिपल। और बैंक क्या है, एक एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि उसके चेकों पर जो इंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से बैंक काम कर रहा है, यानी कि वो उसका एजेंट के रूप में काम कर रहा है बैंक। गुड्स लेफ्ट नेग्लिजिबली बाय कस्टमर, नेग्लिजेंटली बाय कस्टमर, भूल से रह गई वस्तुएं, यानी कि माल जब कस्टमर द्वारा भूल से छोड़ दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या है, बैंक उसका ट्रस्टी यानी न्यासी है, रखवाला, और कस्टमर उसका लाभ भोगी है, बेनिफिशरी, यानी कि भूल से अगर कस्टमर माल छोड़ देता है तो बैंक न्यासी है उसका, और कस्टमर उसका लाभ भोगी। परचेज ऑफ चेक फ्रॉम कस्टमर, चेक कलेक्शन में तो आपने समझ लिया कि बैंक एजेंट की तरह, और कस्टमर प्रिंसिपल। अब चेकों के कलेक्शन में क्या है, चेकों के कलेक्शन में बैंक आपका होल्डर ऑफ वैल्यू, और कस्टमर आपका एंडोर्सर, यानी कि कस्टमर आपका प्रचारक हो गया, और बैंक आपका मूल्य के लिए धारक। यानी कि परचेज ऑफ चेक फ्रॉम कस्टमर, ग्राहक से चेकों की खरीद में, ग्राहक से चेक जब खरीदे जाते हैं तो उस स्थिति में बैंक उसका होल्डर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को होल्ड करने वाला, और ये आपका एंडोर्सर यानी कि प्रचारक। अगला है परचेज ऑफ द सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर की बिहाफ पे अगर बैंक परचेज और सेलिंग करता है सिक्योरिटीज़ की, तो वो कस्टमर के लिए एजेंट का काम कर रहा है, बैंक हो जाएगा एजेंट, और कस्टमर आपका प्रिंसिपल यानी कि प्रधान। करेंसी चेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, आरबीआई की ओर से करेंसी चेस्ट पे बैंक आपका एजेंट, आरबीआई आपका प्रिंसिपल, आरबीआई प्रधान है और बैंक आपका एजेंट है। मर्चेंट बैंकर्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बिकॉज दे ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर और बॉन्ड सब्सक्राइबर ओनर ऑफ कैपिटल टू गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट यूजर्स। मर्चेंट बैंकर वित्तीय मध्यस्थ होते हैं क्योंकि वे निवेशक या बॉन्ड सब्सक्राइबर पूंजी के मालिक से सरकार या कॉर्पोरेट उपयोगकर्ता में स्थानांतरित करते हैं। लीज फाइनेंसिंग मीन्स लीजिंग आउट द कैपिटल परचेज ऑफ असेट्स टू अनदर कंपनी अगेंस्ट मंथली रेंट्स फॉर असेट्स कंजम्पशन ऑफ और यूज। लीज वित्त पोषण साधन पट्टे बाहर, ये लीज वित्त पोषण साधन में संपत्ति की खरीद के लिए लीज फाइनेंसिंग में, यानी लीज फाइनेंस का मतलब क्या है,
लीजिंग आउट द कैपिटल परचेज ऑफ असेट्स टू अनदर कंपनी अगेंस्ट मंथली रेंट ऑफ असेट्स कंजम्पशन और यूज। लीजिंग आउट यानी कि कैपिटल जो परचेज किया जा रहा है उसको लीजिंग आउट टू अनदर कंपनी अगेंस्ट मंथली रेंट, यानी कि किसी अन्य कंपनी के लिए मंथली रेंट संपत्ति के उपभोग के लिए या यूज के लिए। इसके अलावा धन शोधन निवारण क्या है? धन शोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध साधनों जैसे नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, बंदूकों की तस्करी, भ्रष्टाचार आदि से अर्जित निधियों के उद्गम को छुपाया जाता है। सामान्यतः कतिपय चरणों में किए जाने वाले इस परिचालन का उद्देश्य अवैध रूप से प्राप्त की गई पूंजी या आस्तियों को इस प्रकार का रूप देना जैसे कि वे वैध स्रोतों से प्राप्त की गई हो तथा उन्हें आर्थिक प्रचलन में लाने का प्रयास शामिल होता है। धन शोधन के कौन कौन से चरण रहते हैं? आपका पहला था नियोजन। नियोजन यानी कि नियोजन शोधन प्रक्रिया का पहला चरण होता है। इससे आशय है आपराधिक गतिविधि से प्राप्त राशियों का भौतिक रूप से निपटान। परतबंदी यानी कि लेयरिंग। परतबंदी से आशय है कि वित्तीय लेनदेनों की जटिल परतों का निर्माण करते हुए अवैध आगमों को उनके स्रोतों से अलग कर देना। परतबंदी लेखा परीक्षा अनुचिन्ह को छुपा देती है और गुमनामी उपलब्ध कराती है। एकीकरण यानी कि तीसरा चरण एकीकरण है जिसका आशय है शोधित आगमों को वैध अर्थव्यवस्था में सामान्य निधियों के रूप में नियोजित कर देना। धन शोधन निवारण के क्या क्या उद्देश्य रहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की जाती है? आपराधिक तत्वों को धन शोधन गतिविधियों के लिए बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने से रोकना धन शोधन निवारण के ये अधिनियम के उद्देश्य हैं। और ग्राहकों और वित्तीय लेन देनों को बेहतर ढंग से जानने समझने में बैंक को सक्षम बनाना, यह क्रमशः बैंक को विवेक से जोखिम प्रबंधन में सहायता करेगा। प्रयोज्य कानूनों निर्धारित कार्यविधियों के अनुसार संदेहजनक कार्यकलापों का पता लगाने और उनकी रिपोर्टिंग किए जाने हेतु उपयुक्त नियंत्रण की व्यवस्था लागू करना। और नंबर 4 प्रयोज्य कानूनों और विनियामक दिशा निर्देशों का पालन करना। नंबर 5 यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय करना कि संबंधित स्टाफ सदस्यों को उनके ग्राहक को जानिए यानी कि KYC धन शोधन विरोधी AML प्रक्रियाओं के बारे में उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है। धन शोधन जोखिम में क्या क्या जोखिम रहती है? धन शोधन के कार्यकलापों से बैंक को परिचालन जोखिम रहता है, प्रतिष्ठा का जोखिम, अनुपालन जोखिम और विधिक जोखिम जैसे विधिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों TDS की क्या प्रोसेस है? जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज के लिए किसी समय पर, इस समय 40,000 की लिमिट हो गई है, 40,000 रुपये या उससे अधिक हो तो बैंकों द्वारा स्रोत पर कर की कटौती TDS की जानी होती है। जहां ग्राहक द्वारा पैन नंबर प्रस्तुत किया गया है वहां स्रोतों पर कर की कटौती की दर 10% तथा विद्यमान आयकर नियमों के अनुसार लागू होने वाला एतबार होता है। तो ग्राहक यदि पैन नंबर प्रस्तुत नहीं करता है तो 20% की कटौती की जाती है। इसके लिए क्या करना होता है? फॉर्म 15G और H प्रस्तुत करना होता है। यदि कस्टमर के खाते में पैन कार्ड लगा है तो 10% का TDS कटेगा, पैन कार्ड नहीं है तो 20% का TDS कटेगा। इसके लिए क्या करते हैं? 15G और H फाइल करते हैं। और दोस्तों 15G किसके लिए भरा जाता है? 15G यानी कि जो 60 साल से कम है, 60 साल की आयु के नीचे के व्यक्तियों और हिंदू अविभक्त परिवार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और फॉर्म संख्या 15H किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केवल 60 साल की आयु से अधिक वाले व्यक्तियों द्वारा, यानी जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं उनके द्वारा 15H। और जमा रसीद की रकम के उस पर ब्याज सहित 20,000 से अधिक होने पर, यानी कि जमा रसीद यानी कि जो डिपॉजिट रिसिप्ट है, आपकी FDR है, उसकी अगर ब्याज सहित राशि 20,000 से ज़्यादा बन रही है तो उसका कैश भुगतान यानी कि नकद भुगतान तो नहीं करना है। और दोस्तों मिश्र जमा राशियाँ या फ्लेक्सी जमा राशियाँ, वे जमा राशियाँ मांग और सावधि जमाओं का मिश्र रूप हैं जिसकी शुरुआत ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति लोचशील ढंग से करने के लिए की गई थी। कई बैंकों ने उच्च मालियत व्यक्तियों से बड़ी जमा राशि लेने के लिए कुछ समय पहले इस जमा उत्पाद की शुरुआत की थी। प्रतियोगिता व बैंकिंग में कंप्यूटरीकरण ने पहले कुछ समय से इस उत्पाद को अन्य बैंकों तथा विस्तारित करने में सहायता की। दोस्तों अनिवासी सामान्य रुपया यानी कि NRO खाता क्या रहता है?
एनआरओ खाते चालू बचत आवर्ती या सावधि जमा खाते के रूप में खोले / संचालित किए जा सकते हैं। देखिए, एनआरओ खाते चालू बचत आवर्ती या सावधि जमा खाते के रूप में खोले / संचालित किए जा सकते हैं और उन्हें भारतीय रुपयों के मूल्य वर्गों में रखा जाना चाहिए। बचत खाता सामान्य विधि सम्मत बकाया / अर्जित राशियाँ / आय जैसे लाभांश ब्याज आदि को जमा करने के लिए रखा जाता है। बैंक ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। मियादी जमा बैंक ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है, तथापि बैंकों द्वारा एनआरओ जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरें उनके तुलनीय घरेलू रुपये जमा राशि पर दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं हो सकती। और अब अगला खाता है एनआरई खाता, यानी कि अनिवासी बाह्य रुपया। अनिवासी भारतीयों को जैसा कि अपने निकट के निवासी संबंधियों जैसा कंपनी अधिनियम 2013 धारा 270 में परिभाषित है, पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी आधार पर खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। विद्वान दिशा निर्देशों के अनुरूप मुख्तारनामा धारक निवासी निकट संबंधी खाते को परिचालित करने का पात्र खाता भारतीय रुपये में रखा जाएगा। उपचित ब्याजगत आय और शेष जमा क्रमशः आयकर और संपत्ति कर से मुक्त है। डिफरेंस बिटवीन एनआरओ एनआरई एंड एफसीएनआर अकाउंट। एनआरओ एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में क्या अंतर है? एक्रोनिम्स, यानी कि लघु रूप में, संक्षिप्त रूप में इनको क्या कहेंगे? तो एनआरई को फुल फॉर्म में बोलेंगे नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरओ को नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट और एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अभी किस पर्पज़ के लिए खोले जाते हैं? इट इज़ एन अकाउंट ऑफ एन एनआरआई टू ट्रांसफ़र फॉरेन अर्निंग टू इंडिया, यानी कि ये एक एनआरआई व्यक्ति का खाता उस पर्पज़ के लिए खोला जाता है जब उसको अपनी विदेशी कमाई इंडिया को भेजनी होती है। जैसे इंडिया में अगर उसके फैमिली वाले रह रहे हैं तो विदेश से वो पैसा अपने इंडिया में ट्रांसफ़र करना चाहता है, तब उसको एनआरई अकाउंट खोला जाता है। एनआरओ किस लिए खोला जाता है? इट इज़ एन अकाउंट ऑफ एन एनआरआई टू मैनेज द इनकम अर्निंग इन इंडिया। ये किस लिए खोला जाता है? कोई एनआरआई व्यक्ति है, उसकी इनकम अगर इंडिया में से भी हो रही है तो उसके लिए एनआरआई अकाउंट खोला जाता है, यानी कि इसमें आपकी फॉरेन करेंसी विदेश से पैसा आ रहा है, इसमें आपके इंडिया से जो अर्निंग है वो भी इसमें जमा होती है। और एफसीएनआर ये आपका एक तरह का एफडी अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट के लिए खोला जाता है सिर्फ 1 से 5 साल के लिए, मिनिमम 1 ईयर से 5 ईयर। नॉमिनेशन फैसिलिटी तीनों में अवेलेबल है। नॉमिनी आपका एनआरआई या इंडियन कोई भी बन सकता है। टैक्सेबिलिटी, अब जिस आदमी की फॉरेन अर्निंग हो रही है, यानी कि जो विदेशों से पैसा भेज रहा है, तो विदेशों में तो अगर वो पैसा टैक्सेबल है तो टैक्स भी दे रहा है, नॉन टैक्सेबल है तो विदेशों की अपनी टैक्स जो प्रोसीजर है उस पर निर्भर करता है। पैसा ये विदेश से भेज रहा है तो इंडिया से अर्निंग हो नहीं रही इसकी, तो विदेश से लगने वाले पैसे पे ये कोई टैक्स नहीं लेंगे। अगर और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें इंडिया में अर्निंग हो रही है तो इंडिया की सरकार इस पर टैक्स लगाएगी, तो इस पर जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है उस पर ये टैक्स देना होगा। और इसमें भी आपके क्या है, विदेश से पैसा जमा किया जाता है, यानी फॉरेन करेंसी इसमें जमा की गई, उसके बाद एफडी बनाई गई टर्म डिपॉजिट, तो ये भी टैक्स फ्री रहेगा। और रिपेट्रेबिलिटी, यानी कि स्वदेश भेजने योग्य। अब ये अकाउंट रिपेट्रेबल, यानी कि वो आपका फॉरेन करेंसी इंडिया को भेज रहा है तो ये रिपेट्रेबल है, ये भी आपकी रिपेट्रेबल है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो तो आपका पूरा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी एक लिमिट के अंदर, और ये आपका पूरा रिपेट्रेबल है। जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी सभी में है, बस इसमें क्या है, आपके 2 एनआरआई मिलकर के जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें एनआरआई या इंडियन सिटीजन कोई भी जॉइंट अकाउंट खोल सकता है, और इसमें 2 एनआरआई मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, जमा और निकासी में क्या होगा, कैन डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी एंड
विड्रॉल इन इंडियन करेंसी। इसमें क्या है, वो सिर्फ पैसा भेज रहा है विदेश से, तो विदेश से करेंसी वो जमा कर रहा है इंडिया में, उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया से आप जमा नहीं कर सकते। जमा वो सिर्फ विदेश से ही करेगा, फॉरेन से। कैन डिपॉजिट इन फॉरेन एज वेल एज इंडियन करेंसी एंड विड्रॉल इन इंडियन करेंसी। अब इसमें क्या हुआ, जैसे कि पहले बताया गया था कि इंडिया की अर्निंग है, उसको जमा करने के लिए ये अकाउंट खोला जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आप इंडिया से भी जमा कर पाओगे और विदेश से भी जमा कर पाओगे, यानी कि दोनों तरफ से आप जमा कर सकते हो और इंडिया में इसको विड्रॉल भी कर सकते हो। यानी कि विड्रॉल सब में इंडिया में कर सकते हो। बस ये है कि एनआरई में जमा सिर्फ फॉरेन से ही होगा, एफसीएनआर में भी जमा सिर्फ फॉरेन से ही होगा, और एनआरओ में आपका जमा फॉरेन और इंडिया दो। एक्सचेंज रेट रिस्क पे क्या है, इस पे भी आपका जो एक्सचेंज की जो रेटें रहती है करेंसी एक्सचेंज में, वो बदलती रहती है, तो उनका इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और इस पे आपका करेंसी एक्सचेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये चूँकि क्या है, एक एफडी है, तो एक बार ये जमा होगी तो उस पर कोई चेंज का अंतर ही नहीं पड़ेगा। ये आपका सिर्फ एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट में अंतर है। इसके बाद आते हैं यूनिट 13, बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप, बैंकर का विशेष संबंध। मैंडेट अनस्टाम्प्ड एग्रीमेंट is an authority given by the account holder in favor of a third person to do certain acts on his behalf। मैंडेट क्या होता है, अनस्टाम्प वाला एक जनादेश, यानी कि मैंडेट एक खाता धारक द्वारा अपनी ओर से कुछ कार्य करने के लिए तीसरे व्यक्ति के पक्ष में दिया गया अधिकार है। इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट इशू मैंडेट इंस्टीड बाय इशू ए पावर ऑफ अटर्नी। जो संस्थाएं होती हैं वो आपका मैंडेट नहीं दे सकती, संस्थाएं खुद ही कार्य करती है, मैंडेट नहीं दे सकती, बस ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। अब पावर ऑफ अटॉर्नी क्या चीज़ है, पावर ऑफ अटॉर्नी इज ए लीगल डॉक्यूमेंट एज इट इज स्टाम्प डॉक्यूमेंट एंड इज एग्जीक्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ नोटरी पब्लिक ऑफ मजिस्ट्रेट और कोर्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल एग्जीक्यूटेड बाय वन पर्सन कॉल्ड डोनर प्रिंसिपल इन फेवर ऑफ अनदर प्रिंसिपल इज और डोनी agent to act on behalf on the former as per the authority given in the document। जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वो जब मैंडेट देता है तो उसमें स्टाम्प की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोई संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, वो मैंडेट नहीं दे सकती, वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी देती है। और पावर अटॉर्नी आपका एक क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट रहता है जो कि स्टाम्प के साथ रहता है, इसमें स्टाम्प लगते हैं और किसकी प्रेजेंस में, एक मुद्रा के दस्तावेज है और एक अन्य व्यक्ति के पक्ष में दाता, यानी कि डोनर जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, एक व्यक्ति द्वारा निष्पादित एक नोटरी पब्लिक के उपस्थिति में, नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट या कोर्ट अथॉरिटी जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो उनकी उपस्थिति में डोनर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि इसको बनाया जाता है प्रिंसिपल। और फेवर जिसकी फेवर में दिया जा रहा है वो डोनी है। दस्तावेज में दिए गए अधिकार के अनुसार पूर्व की ओर से कार्य करने के लिए एजेंट कहा जाता है। डोनी जिसे एजेंट भी कहते हैं, वो पूर्व यानी कि इसकी तरफ से कार्य करने के लिए अथॉरिटी इसको दी जाती है। जनरल ऑब्लिक यूनिवर्सल पावर ऑफ अटॉर्नी इज issued for acting in more than one transaction while special limited power attorney is issued for only one transaction। जो जनरल या यूनिवर्सल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो आपके एक से अधिक कार्य और ट्रांजेक्शन करने के लिए दी जाती है, और जबकि स्पेशल या लिमिटेड, स्पेशल और लिमिटेड में आपका मेंशन रहता है कि किस कार्य करने के लिए या फिर कौन सा ट्रांजेक्शन करने के लिए इसको अटॉर्नी दी जा रही है, अथॉरिटी दी जा रही है। स्पेशल में स्पेशल चीज़ें मिली रहती है, ये वन ट्रांजेक्शन के लिए इशू की जाती है, और जनरल यूनिवर्सल आपका मोर देन वन ट्रांजेक्शन के लिए इशू की जाती है। गार्निशी ऑर्डर यानी कि न्यायालय का आदेश क्या है। गार्निशी ऑर्डर इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑप्टेड बाय ए जजमेंट क्रेडिटर अटैचिंग टू द फंड्स बिलोंगिंग टू ए
judgment debtor customer in the hands of his debtor, including a bank who is called a garnishee, advising not to release the money until directed by the court to do so। गार्निश यानी कि कर्ता का आदेश अदालत के द्वारा प्राप्त। गार्निशी आदेश निर्णीत लेनदार यानी कि क्रेडिटर द्वारा प्राप्त किया गया एक ऐसा न्यायालीन आदेश होता है जिसके माध्यम से निर्णीत देनदार की बैंक, जिसे गार्निशी कहा जाता है, सहित उनके देनदारों के पास उनकी रखी निधियों को कुर्क कराया जाता है और यह सूचित किया जाता है कि जब तक न्यायालय द्वारा वैसा करने के लिए नहीं कहा जाए धनराशि को मुक्त ना करें। यानी कि गार्निशी ऑर्डर करता आदेश यानी कि कोई व्यक्ति अगर न्यायालय जाता है, जो क्रेडिटर यानी कि लेनदार है, वो कहता है कि मुझे अपना पैसा वसूल करना है, तो कोर्ट उसको एक आदेश देगा। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति ए ने गार्निशी ऑर्डर निकलवाया, तो जो व्यक्ति बी का जो बैंक है वहाँ पे वो गार्निशी ऑर्डर जाएगा। व्यक्ति बी का बैंक न्यायालय का जो गार्निशी ऑर्डर है उसके अनुसार उस पर रोक लगा देगा पैसों पर, और वो रोक जब तक नहीं हटेगी जब तक कि न्यायालय द्वारा रोक हटाने के लिए उससे कहा ना जाए, बैंक को कहा ना जाए। चेक्स प्रेजेंटेड आफ्टर सर्विस ऑफ द गार्निशी ऑर्डर शुड बी रिटर्न विद द रिफर्स टू ड्रॉ रिमार्क। गार्निशी ऑर्डर आने के बाद जो भी चेक प्रेजेंट होगा वो सब क्या है आपका रिटर्न किया जाएगा और रिमार्क लिखा जाएगा। प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग ऑफ ए कोर्ट आर कॉल्ड गार्निशी ऑर्डर निस्सी। किसी न्यायालय की प्रारंभिक कार्रवाई को गार्निशी आदेश निस्सी कहा जाता है। सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ऑफ ए कोर्ट आर कॉल्ड गार्निशी एब्सोल्यूट। किसी अदालत की बाद की कार्रवाई को गार्निशी निरपेक्ष कहा जाता है। यानी कि कोर्ट द्वारा जो प्रारंभ में प्रोसीजर किया जाता है गार्निशी निस्सी, और जो बाद की जो कार्रवाई की जाती है उसके बाद उसे एब्सोल्यूट कहते हैं, गार्निशी एब्सोल्यूट यानी कि गार्निशी निरपेक्ष। When a bank has a prior right to set off, the bank is not bound by the garnishi order। जब किसी बैंक को सेट ऑफ करने का पूर्व अधिकार होता है तो बैंक गैर सरकारी आदेश का बाध्य नहीं होता। यदि बैंक को पहले से ही सेट ऑफ का अधिकार पहले से प्राप्त है तो गार्निशी ऑर्डर के द्वारा उस पर कोई बाउंड नहीं होता। When a lien is marked on a fixed deposit received, it can not be attached by a garnishi order। जब किसी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव है यानी कि किसी एफडी पर अगर लीन लगाया गया है तो उस पर गार्निशी ऑर्डर के साथ उसको अटैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर पहले से ऑलरेडी लीन लगा हुआ है। एनी एक्सेस ओवर द लीन इज अटैच्ड बाय द गार्निशी ऑर्डर। किसी भी धारणा अधिकार के अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा जो भी एक्सेस से ओवर होगा वो आपका यानी कि लीन से जो एक्सेस होगा वो आपका गार्निशी ऑर्डर के साथ अटैचेबल होगा। ऑर्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम द कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ सर्टेन डेब्ट्स आर कॉल्ड गार्निशी ऑर्डर। कुछ ऋणों की वसूली के लिए न्यायालय से प्राप्त आदेशों को गार्निशी आदेश कहा जाता है। ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द रेवेन्यू अथॉरिटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स अथॉरिटी आर कॉल्ड अटैचमेंट ऑर्डर। Credit received after garnishi order are not attachable because debt due on accruing at the time of receipt of order are only attachable। राजस्व अधिकारियों जैसे आयकर विभाग, बिक्री कर प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों को अनुलग्नक यानी कि अटैचमेंट ऑर्डर कहा जाता है। गार्निशी के आदेशों के बाद प्राप्त क्रेडिट अटैचमेंट नहीं है, यानी कि गार्निशी ऑर्डर प्राप्त होने के बाद जिस डेट को गार्निशी ऑर्डर प्राप्त हुआ है उसके बाद जो क्रेडिट आ रहा है यानी कि उसके बाद जो राशि जमा आ रही है वो आपकी गार्निशी ऑर्डर के साथ अटैचेबल नहीं होंगी, क्योंकि ऑर्डर प्राप्त होने के समय देय या ऋण केवल अटैचमेंट होता है, क्योंकि उस समय ही जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है उस समय का ही जो आपका अमाउंट है वो अटैचेबल रहता है, उसके बाद जो जमा है वो अटैचेबल नहीं रहेगा। इन जॉइंट अकाउंट्स विद आइदर और सर्वाइवर क्लॉज गार्निशी ऑर्डर इफ ए सिंगल नेम कैन नॉट बी अटैचेबल। यदि जॉइंट अकाउंट में आइदर और सर्वाइवर का क्लोज है और गार्निशी केवल एक व्यक्ति के नाम से प्राप्त हुआ है तो वो
अकाउंट अटैच नहीं किया जाएगा, क्योंकि गार्निशी फिर दोनों के नाम से ही चाहिए। इन जॉइंट अकाउंट में फॉर्मर और सर्वाइवर क्लोज, यदि जॉइंट अकाउंट में यदि फॉर्मर और सर्वाइवर है, अब फॉर्मर और सर्वाइवर में आप जानते हैं कि पहला व्यक्ति उसको ऑपरेट करता है, फिर उसके ख़त्म होने के बाद दूसरा व्यक्ति का नंबर आता है, तो फॉर्मर के नाम से अगर अटैचमेंट प्राप्त हुआ है तो वो अटैचेबल होगा। द पर्सनल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर कैन बी अटैच्ड विद गार्निशी ऑर्डर फॉर द फर्म्स डेप्ट, साथी के व्यक्तिगत खातों को संलग्न किया जाता है फर्म के लिए कर्ता आदेश के साथ। यदि फर्म का कोई डेप्ट है, फर्म की उधारी है, उसके लिए गार्निशी ऑर्डर प्राप्त हुआ है, तो पार्टनर का पर्सनल अकाउंट भी अटैच किया जाएगा गार्निशी ऑर्डर के साथ, क्योंकि पार्टनर पूरी तरह से फर्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। द ट्रस्ट अकाउंट्स कैन नॉट बी अटैच्ड गार्निशी ऑर्डर, जो ट्रस्ट का अकाउंट होता है वो आपके गार्निशी ऑर्डर के साथ अटैच नहीं किया जा सकता है। व्हेन अ कस्टमर हैज मोर देन वन अकाउंट एंड वन इज इन क्रेडिट एंड अदर इज इन डेबिट, देन द गार्निशी ऑर्डर कैन बी अटैच्ड ओनली इफ द नेट रिजल्ट इज इन क्रेडिट। जब किसी ग्राहक के एक से अधिक खाते हैं और एक खाता क्रेडिट में है और दूसरा डेबिट में है, तो गार्निशी ऑर्डर केवल तभी संलग्न किया जा सकता है जब शुद्ध परिणाम क्रेडिट में हो, यानी कि एक खाता क्रेडिट में एक खाता डेबिट में है, उन दोनों को एवरेज किया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट को आपस में मिलाया जाएगा। अगर वो क्रेडिट निकलता है, यानी कि कुछ राशि क्रेडिट में आती है, तो ही उस पर गार्निशी ऑर्डर अटैच किया जाएगा। अगर वो डेबिट में आ रही है, यानी कि अभी पैसा कम पड़ रहा है, तो उस गार्निशी ऑर्डर के साथ अटैच नहीं किया जाएगा। A lien is a right of bankers to retain possession of the goods and security owned by the debtor until the debt due from the latter is paid। लीन यानी कि बैंकर्स लीन यानी बैंकर का ग्रहणाधिकार। एक ग्रहणाधिकारी बैंकर का अधिकार है कि वह देनदार के स्वामित्व वाली वस्तुओं और प्रतिभूतियों पर कब्जा बनाए रखे जब तक के बाद वाले कर्ज का भुगतान नहीं किया जाता है। जो लीन है वो बैंकर का अधिकार होता है जो गुड्स और सिक्योरिटी पजेस करने के लिए जब तक कि पहले वाले डेब्ट का भुगतान नहीं किया जाए। बैंकर्स लीन इज एन इम्प्लाइड अंडरस्टूड प्लेज प्रॉमिस गारंटी। बैंकर का ग्रहणाधिकार एक निहित समझा हुआ प्रतिज्ञा वादा ऑब्लिक गारंटी है। इन केस ऑफ लीन द बैंक कैन सेल द गुड्स एंड सिक्योरिटी इन केस द डेब्ट इज नॉट पेड अंडर द सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ग्रहणाधिकार के मामले में बैंक भारतीय अनुबंध नियम 1872 की धारा 171 के तहत ऋण का भुगतान नहीं करने की स्थिति में वस्तुओं और प्रतिभूतियों को बेच सकता है। लीन कैन नॉट अप्लाई इन सेफ डिपॉजिट लॉकर। सेफ डिपॉजिट लॉकर पर लीन अप्लाई नहीं होता है। सेट ऑफ मीन्स एडजस्टिंग डेब्ट बैलेंस इन वन अकाउंट विद अदर हैविंग क्रेडिट बैलेंस एंड द सेम कस्टमर। सेटों का मतलब होता है कि एक खाते में डेबिट बैलेंस को उसी ग्राहक के क्रेडिट बैलेंस वाले खाते से समायोजित करना, यानी कि कस्टमर का एक डेबिट अकाउंट है एक क्रेडिट अकाउंट है, तो उनको आपस में समायोजित करना, ये सेट ऑफ का मीन होता है। अ डिसीट क्रेडिट अकाउंट इज अ कस्टमर डेबिट अकाउंट कैन नॉट बी कंबाइंड। लेकिन जो डिसीट क्रेडिट अकाउंट है, यानी कि जो क्षतिपूर्ति क्रेडिट अकाउंट है, मृतक क्रेडिट खाते को ग्राहक के डेबिट खाते के साथ संयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिसीज के केस में वो पैसा आपके नॉमिनी या जो भी उसके लीगल हायर है उनको मिलेगा। और विनियोजन यानी कि कलेक्शन का अधिकार। अपने सामान्य व्यवसाय के मामले में बैंकर ग्राहक से भुगतान प्राप्त करता है। यदि ग्राहक के एक से अधिक खाते या बैंकर से एक से अधिक ऋण लिए हैं, तो बाद में जमा कराई गई राशि के विनियोजन का प्रश्न स्वतः सामने आता है। यदि किसी मामले में ग्राहक का एक ही खाता है और वह इस खाते में जमा व आहरण बार बार करता है, तो खाते में जमा प्रविष्टियों का क्रमबद्ध आधार पर नामे प्रविष्टियों को समंजन किया जाएगा, जैसा कि क्लैंटन के प्रसिद्ध मामले में किया गया था। न्यायालय द्वारा मानना था कि ब्याज सहित देय ऋण के मामले में देनदार द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को पहले ब्याज के भुगतान में लिया जाए और बाद में मूलधन के भुगतान में लिया जाए, जब तक कि इसके विपरीत कोई करार ना हो।
जहां पर पार्टी कोई विनियोजन नहीं करती तो भुगतान को समय क्रम के अनुसार ऋण की चुकौती में लिया जाना चाहिए, चाहे वह बाद की सीमा में शामिल हो या न हो। यदि ऋण समान रूप में हो तो भुगतान को प्रत्येक अनुपातिक रूप में लिया जाना चाहिए। यूनिट 14 बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम एंड कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, बैंकिंग लोकपाल योजना और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर Section 35A of the Banking Regulation Act 1949 by RBI with effect from 1995। बैंकिंग लोकपाल योजना को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत RBI द्वारा 1995 से लागू किया गया है। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम enables an expeditious and inexpensive forum to bank customers for resolution of complaints relating to certain services rendered by banks। बैंकिंग लोकपाल योजना बैंक ग्राहकों को बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और सस्ता मंच उपलब्ध कराती है। द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज ए सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटमेंट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू redress customer complaints against deficiency in certain banking services। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ बैंकिंग सेवाओं में कमी के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है। दोस्तों, वैसे बैंकिंग लोकपाल के बारे में मैंने अपने LRAB लीगल रेगुलेटरी एंड एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग में पूरा डिटेल से बताया हुआ है। ओम्बड्समैन में तो क्या होता है, शिकायत का प्रोसीजर क्या है, क्या पेनल्टीज, क्या वो है, सारी चीज़ें उसमें पूरी तरह बताई हुई है। आप चाहें तो मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक शहरी बैंक योजना के अंतर्गत आते हैं। The banking ombudsman can receive and consider any complaint relating the following deficiency in banking services, include internet banking। बैंकिंग लोकपाल सेवाओं में निम्नलिखित कमी से संबंधित किसी भी शिकायत को प्राप्त कर सकता है और उन पर विचार कर सकता है। बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग सहित नॉन पेमेंट और inordinate delay in the payment or collection of check, drafts, bills, etc. Non-acceptance without sufficient cause of small denomination notes tender for any purpose and for charging of commission in respect thereof। भुगतान, चेक या ड्राफ्ट, बिल इत्यादि के भुगतान या संग्रह में देरी को रोकना, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए छोटे मूल्य वर्ग के नोटों और उनके संबंध में कमीशन वसूलने के लिए गैर स्वीकृति। नॉन एक्सेप्टेंस, विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ कॉइंस रेंडर एंड फॉर चार्जिंग ऑफ कमीशन इन रिस्पेक्ट देयरफॉर। गैर स्वीकृति, पर्याप्त कारण के बिना, सिक्कों के लिए और उसके संबंध में कमीशन के आरोप के लिए। नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस, आवक प्रेषण के भुगतान में गैर भुगतान या देरी के लिए। फेल्यूर ऑफ इशू और डिले इन इशू ऑफ ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक। ड्राफ्ट जारी करने, भुगतान करने के आदेश या बैंकर्स चेक जारी करने में विफलता। नॉन अडेयर टू प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स, निर्धारित कार्य घंटों के गैर पालन के लिए। फेल्यूर टू प्रोवाइड और डिले इन प्रोवाइडिंग अ बैंकिंग फैसिलिटी अदर देन लोन्स एंड एडवांसेस प्रोमिस्ड इन राइटिंग बाय ए बैंक एंड इट्स डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। बैंक या इसके प्रत्यक्ष विक्रय एजेंटों द्वारा लिखित रूप से दिए गए बैंकिंग सुविधा, ऋण और अग्रिम के अलावा प्रदान करने में देरी या विफलता। डिलेज, नॉन क्रेडिट ऑफ प्रोसीड्स टू पार्टीज अकाउंट्स, नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द रिजर्व बैंक डायरेक्टिव्स, if any, applicable to rate of interest on deposits in any saving, current or other account maintained with a bank। पार्टियों के खाते में आय का गैर क्रेडिट, जमा और गैर भुगतान या रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर यदि कोई हो, किसी बचत, करंट या बैंक अकाउंट खाते में रखे गए अन्य खाते में जमा पर ब्याज की देरी के लिए फी। कंप्लेंट फ्रॉम नॉन रेसिडेंस इंडियन हैविंग अकाउंट इन इंडिया इन रिलेशन टू देयर रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, डिपॉजिट, एनी अदर बैंक रिलेटेड मैटर्स। अनिवासी भारतीयों
कि भारत में विदेश में जमा और अन्य बैंक से संबंधित मामलों में उनके प्रेषण से संबंधित शिकायतें। रिफ्यूजल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट्स विदाउट एनी वैलिड रीजन फॉर रिफ्यूजल, बिना किसी वैध कारण के जमा खाते खोलने से इनकार करना। लीविंग ऑफ चार्जेस विदाउट एडिक्वेट प्रायर नोटिस टू कस्टमर, ग्राहक को पर्याप्त पूर्व सूचना के बिना शुल्क लगाना। नॉट अडेयर बाय द बैंक और इट्स सब्सिडरीज टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व बैंक्स ऑन एटीएम और डेबिट कार्ड ऑपरेशंस और क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस। एटीएम या डेबिट कार्ड संचालन या क्रेडिट कार्ड संचालन पर रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा गैर पालन। नॉन डिसबर्समेंट और डिले इन डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन to the extent of grievance can be attributed to the action on the part of the bank concerned but not with regard to its employee। गैर संवितरण या पेंशन के संवितरण में देरी, इस हद तक शिकायत संबंधित बैंक के हिस्से पर कार्रवाई के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन अपने कर्मचारियों के संबंध में नहीं है। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और डिले इन एक्सेप्टिंग पेमेंट टुवार्ड्स टैक्सेस एज रिक्वायर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑब्लिक गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑब्लिक सरकार द्वारा अपेक्षित करों के लिए भुगतान स्वीकार करने में देरी। रिफ्यूजल टू इशू और डिलेइंग इन इशूइंग और फेल्यूर टू सर्विस और डिले इन सर्विसिंग और रिडेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिना किसी कारण के सरकारी प्रतिभूतियों की सेवा या मोचन में देरी या जारी करने से इनकार या जारी करने में देरी या सेवाओं में विफलता। फोर्स्ड क्लोजर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स विदाउट ड्यू नोटिस और विदाउट सफिशिएंट रीजन, बिना किसी कारण के या पर्याप्त कारण के जमा खातों को बंद करने के लिए मजबूर करना। रिफ्यूजल टू क्लोज और डिले इन क्लोजिंग अकाउंट्स, खातों को बंद करने या बंद करने से इनकार करना। खातों को बंद करने या बंद करने में देरी के लिए, बंद करने से इनकार करना या बंद करने में देरी के लिए। नॉट अडेयर टू द फेयर प्रैक्टिसेस कोड एज adopted by the bank or not adhere to the provisions of the code of banks commitment to customer issued by banking codes and standard boards of India and as adopted by the bank, बैंक द्वारा अपनाई गई उचित प्रथाओं के कोड के अनुसार गैर पालन या बैंकिंग कोड और भारत के मानक बोर्ड द्वारा जारी ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धताओं के प्रावधानों का पालन और बैंक द्वारा अपनाए गए अनुसार रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश आदि के मामले में। नॉन ऑब्जर्वेंस और रिजर्व बैंक गाइडलाइंस और इंगेज रिकवरी एजेंट बाय बैंक्स, बैंकों द्वारा रिकवरी एजेंटों की संलग्नता पर रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन न करना। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द वायलेंस ऑफ द डायरेक्टिव्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक्स इन रिलेशन ऑफ बैंकिंग और अदर सर्विसेज, बैंकिंग या अन्य सेवाओं के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित कोई अन्य मामला। कस्टमर कैन ऑल्सो लॉज अ कंप्लेंट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑफ डेफिशिएंसी विद सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू लोन्स एंड एडवांसेस नॉन ऑब्जर्व ऑफ रिजर्व बैंक्स डायरेक्टिव्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स, ग्राहक ऋण के संबंध में सेवा में कमी के निम्नलिखित आधारों पर शिकायत दर्ज कर सकता है और ब्याज दरों पर रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया हो। डिले इन सैंक्शन डिसबर्समेंट और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम शेड्यूल फॉर डिस्पोजल ऑफ लोन एप्लीकेशंस, ग्राहक आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुमोदन संवितरण या गैर पालन में देरी। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर लोन विदाउट फर्निशिंग वैलिड रीजन टू द एप्लीकेंट, आवेदक को वैध कारणों को प्रस्तुत किए बिना ऋण के लिए आवेदन की गैर स्वीकृति। नॉन अडेरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स एंड अडॉप्टेड बाय द बैंक और कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट ऑफ कस्टमर्स एज द केस में बी, उधारदाताओं के लिए उचित प्रथाओं कोड के प्रावधानों के गैर अवलंबन बैंक द्वारा अपनाई या ग्राहकों को बैंक की प्रतिबद्धता या कोड जैसा भी मामला हो। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी अदर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक फॉर दिस पर्पज फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य दिशा निर्देश या गैर पालन के लिए।
The banking ombudsman may also deal with such other matters as may be specified by the Reserve Bank of India time to time. कौन कौन सी matters हैं? One can file a complaint before the banking ombudsman if the reply is not received from the banking within a period of 1 month after the bank concerned has received one's representation, or bank reject the complaint of if the complaint is not satisfied with the reply given by the bank. बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है यदि बैंक द्वारा किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के बाद 1 महीने की अवधि के भीतर बैंक से जवाब नहीं मिलता, या बैंक शिकायत को खारिज कर देता है, या यदि शिकायतकर्ता उत्तर से संतुष्ट नहीं है, बैंक द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है. One can file a complaint with the banking ombudsman simply by writing on a plain paper. One can also file it online at click here to go to banking ombudsman scheme or by sending an email to the banking ombudsman. कोई व्यक्ति बैंकिंग लोकपाल के पास एक सादे कागज़ पर लिखकर शिकायत दर्ज कर सकता है, या कोई भी इसे ऑनलाइन दर्ज कर सकता है, जिसमें बैंकिंग लोकपाल योजना में जाने के लिए यहाँ क्लिक करें ऑप्शन के द्वारा, या बैंकिंग लोकपाल को ईमेल भेजकर. द बैंकिंग ओम्बड्समैन मे बी रिजेक्ट अ कंप्लेंट एट एनी स्टेज इफ इट अपीयर्स टू हिम दैट ए कंप्लेंट मेड इज फॉर्मेट. कौन कौन सी स्टेज पे कंप्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है? नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट रिफर टू अबव. ऊपर बताई गई शिकायतों के आधार पर कोई कंप्लेंट नहीं की गई हो, यानी जो अबव जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनके बेसिस पे कोई कंप्लेंट नहीं की गई हो. कंपेंसेशन सूट फ्रॉम द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज बियॉन्ड ₹10 लाख. मुआवजा की मांग के बैंकिंग ओम्बड्समैन से परे, यानी कि 10 लाख से ऊपर का कोई कंपेंसेशन की शिकायत है तो उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है. फिलहाल अभी ये लिमिट 20 लाख हो गई है. रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ इलेबोरेट डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस एंड द प्रोसीडिंग बिफोर द बैंकिंग ओम्बड्समैन आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर एडजुडिकेशन ऑफ सच कंप्लेंट विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज. बिना किसी पर्याप्त कारण के इस तरह की शिकायत को स्थगित करने के लिए बैंकिंग लोकपाल से पहले विस्तृत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य और कार्रवाई के विचार की आवश्यकता नहीं है. दैट इट इज नॉट परस्यूड बाय द कंप्लेंट विद रीजनेबल डिलीजेंस. उचित परिश्रम के साथ शिकायतकर्ता द्वारा इसको परस्यू नहीं किया गया तो इन द ओपिनियन ऑफ द बैंकिंग ओम्बड्समैन देयर इज नो लॉस और डैमेज इन कन्वीनियंस कॉज टू द कंप्लेंट. बैंकिंग लोकपाल की राय कोई नुकसान या क्षति या असुविधा के कारण होती है या शिकायतकर्ता द्वारा. यदि शिकायतकर्ता द्वारा डैमेज और इनकन्वीनियंस का रीजन नहीं बताया गया है उस संबंध में भी. इफ वन इज एग्रीड बाय द डिसीजन वन मे विद इन 30 days of the date of receipt of the award appeal against the award before the appellant authority. The appellant authority may, if she satisfied the applicant had sufficient cause for making an application for appeal within time, also allow a further period not exceeding 30 days. यदि कोई निर्णय से दुखी होता है तो पुरस्कार प्राप्ति की तारीख की 30 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष पुरस्कार के खिलाफ अपील कर सकता है. अपीली अधिकारी अगर वह हो सकता है संतुष्ट है कि आवेदक समय के भीतर अपील के लिए आवेदन देने का पर्याप्त कारण बताए तथा 30 दिन के भीतर या 30 दिन से अधिक टाइम नहीं होना चाहिए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है. प्रेजेंट टाइम में इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification appoint and different dates may be appointed by 4 different states and 4 different provisions of this act. यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना को नियुक्ति और विभिन्न राज्यों के लिए और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग अलग तिथियों पर नियुक्त किया जा सकता है. इसी तारीख पर लागू होगा. Save as otherwise expressly provided by the central government by notification, this act shall apply to all goods and services. अन्यथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना प्राप्त की गई के रूप में यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा.
कंप्लेंट मीन्स एन एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है एक लिखित में आरोप। इसका मतलब होता है एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और ए रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय एनी अदर ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। एक अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार किसी भी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा अपनाया गया है तो द गुड्स bought by him or agreed to be bought by him suffer from one or more defects। माल उसके द्वारा खरीदा या उसके द्वारा खरीदा जा सके के लिए सहमत या एक से अधिक दोषों से वह पीड़ित हो, जिस माल में डिफेक्ट हो। द सर्विस हायर्ड और अवेल्ड ऑफ और एग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड टू ऑफ बाय हिम सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी इन एनी रिस्पेक्ट। उन सेवाओं को काम पर रखा गया है जो उनके द्वारा काम पर रखी गई हैं। यदि किसी के द्वारा सर्विस हायर की गई है या अवेल की जा रही है या अवेल करने के लिए हायर करने के लिए एग्री हुआ हो या अवेल करने के लिए एग्री हुआ हो तो उनके द्वारा सर्विस में काफ़ी सारी डेफिशिएंसी से वह सफ़र कर रहा हो तो उस मामले में भी कंप्लेंट की जा सकती है। अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी हैज़ चार्ज for the good or for the service mentioned in the complaint, a price is excess of the official bid price। एक व्यापारी या सेवा प्रदाता जैसा कि मामला हो सकता है ने माल के लिए या शिकायत में उल्लिखित सेवा के लिए आधिकारिक वैध मूल्य से अधिक कीमत का शुल्क लिया है। गुड्स विच विल बी hazardous to life and safety when used or being offered for sale to the public। वह सामान जो सार्वजनिक और बिक्री के लिए खतरनाक हो सकता है जब उपयोग किया जाता है, वह माल जो जब उपयोग करने पर सार्वजनिक या बिक्री के लिए खतरनाक हो सकता है या जनता को बिक्री के लिए पेश किया जाता है। गुड्स विच विल बी हैजार्डियस यानी कि वह गुड्स जो नुकसानदायक होगा जीवन के लिए जब उसको यूज किया जाता है और वो क्या है पब्लिक में सेल करने के लिए या पब्लिक को सेल किया गया हो। सर्विस विच आर hazardous or likely to be hazardous to life and safety of the public when used are being offered by the service provider which such person could have known with the due diligence to be injurious to life and safety। जिन सेवाओं का उपयोग किया जाता है वे सार्वजनिक रूप से जीवन की सुरक्षा के लिए खतरनाक होती है। वे सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही हैं जिन्हें व्यक्ति को जीवन और सुरक्षा के हानिकारक होने के कारण नहीं जाना जा सकता है। सर्विसेज विचार जारी है जो सेवाएं जो नुकसानदेह हैं या फिर नुकसानदायक हो सकती है पब्लिक सेफ्टी के लिए, उस पर क्या है इंजूरियस टू हेल्थ यानी वे सर्विसेज जो नुकसानदेह हैं या नुकसानदायक हो सकती हैं और जो जब पब्लिक उनको यूज़ करेगी तो ये सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूज़ करने के लिए ऑफ़र की गई हों और इन्हें व्यक्ति को जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकारक होने के कारण जाना जा सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, यूनिट 14 तक हम आपका कवर कर चुके हैं, बाकी का हम इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।